हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है विकास। जैसा आप मुझे जानते हैं, मैं हूं आपका फ्रेंड, मेंटर, गाइड, डायरेक्टर माइडस एजुकेशन। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीबी ने जो 1 अक्टूबर 2018 को पेपर लिया था जेल प्रहरी का, सुबह 9 बजे का पेपर, उसमें इंग्लिश के पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आंसर तो दिए हैं उसमें, लेकिन यही आंसर क्यों है और उसका क्या रीज़न है, ये रूल कौन सा था, कैसे वो आंसर आया, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो से लेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम इंग्लिश के पेपर पर। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन, ये आ गया आपका इंग्लिश का पेपर। चलिए, तो टाइम ख़राब नहीं करते हुए हम सीधे स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का पेपर। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है द सैप, लिखा हुआ है द सैप इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ मेपल सिरप। एक्चुअली यहाँ पे एक इसने लिखा है, सबसे पहले आपको सेंटेंस अरेंजमेंट दिया है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको आपको जमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। देखो, सैप का मतलब क्या होता है। सैप होता है जो पौधे होते हैं ना, उसका जो रस होता है उसके लिए। तो सैप इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अ मेपल, मेपल का सिरप बनाना से मतलब के लिए जो सैप है वो यूज होता है। शुगर मेपल इज अ हार्ड मेपल ट्री, मेपल एक पेड़ का नाम है और उसने कहा शुगर मेपल जो है वो एक हार्ड मेपल ट्री होता है। इट ग्रोज एज अ 100 फीट, और इसकी जो पेड़ की ऊंचाई है वो 100 फीट तक होती है और लगभग 4 फीट चौड़ा भी होता है। यहाँ पे बात हो रही है मेपल ट्री की, मेपल ट्री में भी शुगर मेपल ट्री की। शुगर मेपल ट्री लगभग 100 फीट ऊंचा होता है, 4 फीट चौड़ा होता है। और ट्री की जो कमर्शियल वैल्यू है, ट्री जो है बहुत ज़्यादा इसकी कमर्शियल वैल्यू मतलब व्यापार में, मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इससे सैप बनता है। इसका जो रस होता है ना इस पेड़ का, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो मेपल सिरप बनता है उससे। इसलिए ये हमें पूरी लाइन से एक बात पता चली। जब भी आपको सेंटेंस अरेंजमेंट को जमाना हो या सीखना हो कि भाई सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे जमाएं, तो 4 ऑप्शन तो वैसे भी उन्होंने दे दिए हैं और हमेशा हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उसके आधार पर दूसरी इन्फॉर्मेशन को बनाते हैं। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि बाल काले थे, आंखें बड़ी थी, एक आदमी था, हम ऐसे कभी नहीं बोल सकते। हमको बोलना पड़ेगा एक आदमी था, उसके बाल काले थे और उसकी आंखें बड़ी थी। हम आंखें और बाल कब बताएंगे? जब हम व्यक्ति, पर्सन बता देंगे। बाल और आंखों का विवरण पर्सन के बाद होता है, जिससे ये बात पता चलती है जब भी आप सेंटेंस अरेंजमेंट सॉल्व करते हो। ये टेक्निक आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। देखो उसने क्या बताया कि शुगर मेपल ट्री, सबसे पहले आप ये बताओ, डिफाइन करने की चीज बताओ, फिर उसके अंदर एलिमेंट आओ। तो इसने कहा शुगर मेपल ट्री इज अ हार्ड मेपल ट्री। शुगर मेपल ट्री एक कड़ा पेड़ होता है मेपल ट्री का। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 100 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसकी बड़ी कमर्शियल वैल्यू है। क्यों? फॉर इट सैप। अब उसने कहा सैप, सैप यहाँ पर आया, फिर हमने सैप को यहाँ से जोड़ा। सैप इज यूज्ड इन मेकिंग मेपल सिरप, क्योंकि इस सैप का यूज मेपल सिरप बनाने में होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि इसमें कॉज क्या, इफेक्ट क्या, या एक के बाद एक जो घटनाक्रम होती है वो कैसे जुड़ती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 2 3 4 1। सबसे पहले मेपल ट्री, मेपल ट्री हार्ड है, 100 फीट है, 4 फीट है, कमर्शियल वैल्यू है क्योंकि उससे सैप मिलता है, सैप से मेपल सिरप बनता है। तो सीधी सीधी कहानी समझ में आती है। टफ पेपर नहीं है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो बन जाएगा। अभी आंसर क्यों आए आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, यहाँ पे हमें मॉडल वर्ब लगाना है। मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब आपको पता ही होगा। आई एम सो सॉरी, इसको मैं ठीक कर दूं जरा, ये फॉन्ट साइज थोड़ा मोटा हो गया। ओके, अब ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी हमें लगाना। मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में आप जानते हैं, इसमें आते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये वाले जो वर्ड होते हैं इनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। अब ये हमें लगाना है आंसर में। तो सबसे पहले इसकी टेक्निक को समझते हैं। मारिया इज नॉट आंसरिंग हर फोन, मारिया जो है वो अपने फोन पर आंसर नहीं दे रही है। दो आई हैव कॉल्ड हर थ्राइस, हालांकि मैंने उसे 3 बार कॉल किया। शी डैश बी अस्लीप, शायद वो सो रही थी, मतलब जब मैंने उसको कॉल किया तो शायद वो नींद में थी, ऐसा उसने बोला। अब आप देखिए इसके आंसर क्या होने चाहिए। पहला ऑप्शन ओ लिखा है और ये गलत हो गया। क्यों?
पहली बात, हमेशा ऑप्शन से आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। ओट शब्द के साथ हमेशा लगता है टू, और इसमें टू नहीं लिखा इसलिए गलत। दूसरा लिखा है शुड, ठीक है। तीसरा लिखा है माइट, ये भी ठीक है। तीसरा लिखा है नीड टू, अब मीनिंग में फिट नहीं हो रहा, शायद वो सो रही होगी तभी तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो नीड टू मतलब आवश्यकता है सोने की, ये मीनिंग नहीं होता, शायद। अब आप देखो मीनिंग क्या है, मैंने उसे 3 बार कॉल किया पर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, शायद। अब शायद हमारे पास कौन सा वर्ड है, मे और माइट, 2 वर्ड होते हैं। शुड तो चाहिए का मीनिंग लेता है। अब मे और माइट में से एक आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन में तो मे लिखा नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, माइट। सिंपल था, एक बार में क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन से ही आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। जब भी ऑप्शन नजर आए तुरंत देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंक्चुएशन की बात हो रही है, इसमें पंक्चुएशन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्चुएशन। द स्पीकर सेज, अच्छा पंक्चुएशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पंक्चुएशन होते हैं चिन्ह, जैसे क्वेश्चन मार्क, इलिप्स। इलिप्स क्या होते हैं, ये 3 बिंदियां होती हैं। क्वेश्चन मार्क होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड होते हैं, डैश होता है, हाइफन होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। अब इनका यूज है, इनके रूल भी हैं। अब किसमें क्या लगाया और क्यों लगाया वो हमें देखना है। द स्पीकर वॉज सेइंग, स्पीकर कह रहा था। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं आई एम हैप्पी, मतलब ये नैरेटिव सेंटेंस हो रहा है, समझना। मैंने उसे बताया था, जब हम किसी सेंटेंस में नैरेशन बोलते हैं ना, मैंने उसे बताया था और वो ऐसा ऐसा कर रहा था। जब मैंने बताया मतलब ये नैरेटिव, जब हम किसी सुनकर कोई बात किसी को बता रहे हैं वो नैरेशन बनेगा। नैरेशन के फॉर्मेट हमें लगाने पड़ेंगे। पहले ऑप्शन में कोई नैरेशन के फॉर्मेट नहीं है। नैरेशन के फॉर्मेट क्या होते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इससे पता चलेगा। द स्पीकर वॉज सेइंग आई एम हैप्पी, यहाँ कोई इन्वर्टेड कॉमा तो है नहीं है यहाँ कहीं, इसलिए ये वाला आंसर हो गया गलत। दूसरे में देखते हैं, द स्पीकर वॉज सेइंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बिल्कुल नैरेटिव लगा हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मतलब 3 सेंटेंस में तो आ गया। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना चाहिए, क्योंकि ओपन इन्वर्टेड दिख रहा है तो क्लोज इन्वर्टेड होना चाहिए। यहाँ कहीं नहीं है, ना यहाँ है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया पर इन्वर्टेड नहीं लगाया, इसलिए क्लोज इन्वर्टेड नहीं होने की वजह से दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई एम हैप्पी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, ठीक है। और आई एम हैप्पी टू, फिर उसने कहा व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन लगा दिया, मतलब इन्वर्टेड कॉमा कर दिया क्लोज, और ये वाला सेंटेंस इसी से उसने जोड़ा। द स्पीकर वॉज सेइंग, वो कह रहा था कि आई एम हैप्पी टू डैश व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, जब बम फूटा तो मैं उससे बता रहा था कि मैं खुश हुआ। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूछा नहीं है बल्कि वो बोल रहा था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आया और ये वाला आंसर उसने सही मान लिया। अब आप देखोगे क्वेश्चन मार्क पे प्रश्न पूछा व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, ये पूछा नहीं है, ये बोला है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब बम फूटा, जब बम फूटा, ये बोल रहा है ना कि पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क उसका नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज कर देता, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, एक और मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे किसी ने कहा व्हेन यू कम, अब मैंने कहा अरे व्हेन यू कम, तो ये मैं बोल रहा हूँ व्हेन यू कम, पूछा नहीं है बल्कि अरे जब तुम आए, तो तुम कब आए, व्हेन का दोनों मीनिंग कभी कभी निकल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन ऐसा हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन हिज वीकेंड स्टेट, अपनी वीकेंड का मतलब ये वो सप्ताह अंत नहीं है, वीकेंड मतलब कमजोर वाला वीकेंड है, क्योंकि WEAK लिखा है, WEEK होता तो सप्ताह अंत होता। इन हिज वीकेंड स्टेट यानी कमजोरी की अवस्था में, हिज इलनेस इज लाइकली टू रिकर, उसकी जो इलनेस है वो रिकर हो सकती है, रिकवर की तरह है। अब वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ये देखो, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग। वो क्या बोल रहा है, ऑपोजिट मतलब मीनिंग का उल्टा, रिकर। रिकर यानी हो जाना या रिकवर की तरह या ठीक हो जाना, तो ठीक हो जाने का उल्टा क्या होगा, नहीं होगा। नहीं होने वाला वर्ड कौन सा है इसमें, हॉल्ट। अकर तो होगा, रीअपियर होगा, कंटिन्यू चलेगा। रिकर का उल्टा, उल्टा हॉल्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा ऑपोजिट बताइए।
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे ना इस फ्रेज हाईलाइट नहीं किया, ये हमने खुद अपने लॉजिक से निकाल लिया कि इसी वाले वर्ड का आंसर है। मतलब ये वाला वर्ड ना पूरे क्वेश्चन में जो उसने कहा मीनिंग ढूंढो, वो इस शब्द का मीनिंग ढूंढना था, इस वर्ड को उसे हाईलाइट करना था, थोड़ा बड़ा फॉन्ट कर देना था या फिर कुछ करना था ताकि स्टूडेंट को जल्दी समझ में आए, पर उन्हें किया नहीं। पर इसका आंसर ये है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थॉमस नीड्स टू वर्क हार्ड, थॉमस को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। डैश ही वांट्स टू पास द एग्जाम, अगर वो एग्जाम पास करना चाहता है तो अगर थॉमस को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर, अब यहाँ पे हिंदी मीनिंग तो अगर आ रहा है ना, देन गलत, देन मतलब तब, ऑल्सो यानी भी, सो यानी इसलिए, ताकि, जबकि इफ मतलब होता है अगर। इफ का मतलब क्या मिलेगा हमें? अगर, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? इफ हो गया। सिंपल था, एक बार में क्लियर होता, मीनिंग आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर, जो ऑथर मतलब लेखक, द ऑथर ग्रेजुएटेड डैश हाई स्कूल एंड एनरोल्ड हिमसेल्फ डैश अ प्रेस्टिजियस कॉलेज टू स्टडी पॉलिटिक्स। जो ऑथर था वो ग्रेजुएट हुआ, जब हम किसी स्कूल से पास आउट होते हैं ना तो हम बोलते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम। तो जब हम किसी हाई स्कूल से पास होंगे तो हमारे पास प्रीपोजिशन क्या आएगी? फ्रॉम। या मैं एक बार में क्लियर था, तो फ्रॉम इसका आंसर होता क्योंकि वो वहाँ से पास हुआ। अब देखा जाए तो हमें पूरे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ऑप्शन छोड़ सकते हैं, क्योंकि थर्ड में डायरेक्ट आंसर मिल चुका है। पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हम और आगे देखते हैं। एंड एनरोल हिमसेल्फ एट प्रेस्टिजियस कॉलेज, जब हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम इन नहीं बोलते, एट बोलते हैं। अच्छा, आई स्टडी एट स्कूल, एट कॉलेज, इन स्कूल, इन कॉलेज नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ टेम्परेरी रहते हैं, कुछ समय के बाद हम वहाँ से चले जाएंगे जैसे ही हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी। तो दैट इज़ अ टेम्परेरी प्लेस वेयर वी स्टडी, दैट इज़ नॉट अ परमानेंट प्लेस। इसलिए जनरली वहाँ पर हम एट का ही यूज़ करते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन, मतलब हाईलाइटेड एक्सप्रेशन को उसने कहा बताइए। ओके, तो पहले देख लेते हैं। आई कैन नेवर प्ले प्रैंक, मैं कभी भी किसी के साथ प्रैंक यानी मस्ती मजाक नहीं कर सकता। आई कैन नेवर प्ले प्रैंक, मैं किसी के साथ भी प्रैंक यानी मजाक मस्ती नहीं कर सकता। ऑन पीपल बिकॉज आई कांट कीप अ स्ट्रेट फेस, क्योंकि मैं स्ट्रेट फेस नहीं रख सकता। मतलब ये है मैं किसी के साथ मजाक मस्ती नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने मस्ती करी तो मैं ना चेहरा गंभीर बना के नहीं रह सकता, मेरे को हंसी निकल जाएगी, सामने वाला समझ जाएगा ये हरकत मैंने की है। तो मैं ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि आई कांट कीप माई स्ट्रेट फेस। तो अब उसने कहा ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन, स्ट्रेट फेस, इस एक्सप्रेशन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो स्ट्रेट फेस का मतलब क्या होता है कि गंभीर दिखना। मैं ऐसा गंभीर दिख नहीं पाता। उसने क्या बोला? मैं गंभीर दिख नहीं पाता। तो आई कांट स्टे पंच लाइन वेल, गलत। रिमेंबर जोक वेल, प्रिटेंड टू लुक सीरियस, ओके, ये इसका मतलब मीनिंग है। मैं सीरियस नहीं दिख पाता, ऐसा मैं दिखावा नहीं कर पाता हूँ, मेरे मुंह से, चेहरे से वो दिख जाएगा कि ये मजाक मैंने किया था, इसलिए उसने आंसर दे दिया। गुड, अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम यही है इस पेपर में, देखो कि स्टूडेंट्स की और पेपर वालों की भी मैं बोलूँगा, क्योंकि देखो उन्होंने क्वेश्चन तो पूरा एक जैसा सेट करके दिया। अब एक स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा एक्सप्लेन हाईलाइटेड एक्सप्रेशन कौन सा है इसमें। इस पूरी लाइन को आप देखोगे तो कोई हाईलाइटेड एक्सप्रेशन नहीं है, वो तो अपने नॉलेज के आधार पर हमने इस वर्ड को समझ लिया, लेकिन ये पेपर में हाईलाइट होना चाहिए, स्टूडेंट थोड़ा कम कन्फ्यूज होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस। ओके, हमें यहाँ पे दो सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस दिया है। ओके, ट्रांसफॉर्म गिवन द पैक्टिव वॉइस। हमें ये एक सेंटेंस है, इसको हमें, इस सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस में बदलना है। ये कैसे पता चला कि ये पैसिव वॉइस है? सबसे पहले ये देख लो, एक्टिव और पैसिव में एक पहचान, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि वॉज और वर के बाद जब बीइंग लिखा हो, क्या लिखा हो? बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ये पहचान है पैसिव वॉइस की। और जब भी वो बोले कि इसका एक्टिव बनाओ, क्या बनाओ? इसका एक्टिव, तो आप एक बात याद रखना, बीइंग हटकर वॉज आएगा या वर आएगा, इसके साथ लगेगा वर्ब की
आईएनजी फॉर्म। अगर आप ये कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो एक्टिव में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे द गार्डनर वॉज प्लांटिंग, देखो मैंने कहा ना वॉज वेयर बीइंग वाला थर्ड फॉर्म आता है, तो इसको ऐसे कर दो, द गार्डनर वॉज प्लांटिंग, द गार्डनर वॉज बीइंग, बीइंग तो इधर भी है, बीइंग इधर भी है, तो ये बदला नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। और वॉज वेयर वाले अगर आपको एक्टिव पैसिव का चैप्टर अच्छे से बनता है तो ये ट्रिक आपको एक बार भी समझ में आएगी, और अगर एक्टिव पैसिव का चैप्टर नहीं बनता तो ये ट्रिक कभी समझ में नहीं आएगी। आप पहले चैप्टर सीख लीजिए, ठीक है। और नहीं सीख पाए हैं तो मैं बहुत जल्दी अपनी जेल प्रैरी के लिए एक 50 डेज की क्लास लॉन्च करने वाला हूं, आप उसमें एडमिशन ले लेना। मैं सारे चैप्टर की एक एक डिटेल आपको अच्छे से समझा भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, वॉज वेयर वाले क्वेश्चन, वॉज वेयर वाले क्वेश्चन वॉज वेयर से ही बदलते हैं। यहाँ हैज़ लिखा है तो गलत, हैज़ लिखा है तो गलत, 3 ऑप्शन अपने आप गलत होते हैं। पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो सकता है अगर आपके चैप्टर पे ट्रिक पे कमांड है तो, लेकिन ट्रिक भी तब आती है जब चैप्टर अच्छे समझ में आता है। एनीवेज मैं हूँ, जल्दी सिखा दूंगा, आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे जैसी वो बैच आएगा आप ज्वाइन कर लेना। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन देख के 2 सेकेंड में आंसर आप निकाल लोगे, इतना कठिन नहीं होता ये चैप्टर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 सेकेंड। द बॉय सेड दैट, बॉय ने कहा, ये सेंटेंस किस पे गया, पास्ट टेंस पे गया। द बॉय सेड दैट देयर वाज ओनली डैश पीस स्टिल मिसिंग फ्रॉम द जिक्सॉ पजल। वो जिक्सॉ पजल होते हैं ना, जो आपने देखे होंगे बच्चे ऐसे कुछ डिज़ाइन के वो रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं, उनको पीस पीस ऐसे जोड़कर एक चित्र बन जाता है, उसे जिक्सॉ पजल कहते हैं। तो उसने कहा जिक्सॉ पजल में बहुत सारे पजल के टुकड़े थे, उसमें से केवल एक टुकड़ा है वो मिसिंग था, वो नहीं मिल रहा था। तो एक टुकड़ा था तो इसलिए 1 एक बार में आंसर आएगा। 1 पीस, अभी भी एक टुकड़ा नहीं मिल रहा है तो 1 पीस होगा इसका आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके ऑप्शन तक जाने की जरूरत नहीं थी, एक जिसकी इंग्लिश थोड़ा भी नॉलेज है ना, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है, तो ये आंसर निकाल लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्पॉट द एरर, ओके एरर निकालना है इसमें। आई विल रिटर्न बैक, ओके ओके ओके, देखो यही गलत हो गया। जब रिटर्न का मतलब भी वापस होता है, बैक मतलब भी वापस होता है, ये दोनों शब्द एक साथ कभी भी यूज नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखना। रिटर्न बैक का मतलब क्या है, रिटर्न ही तो बैक है या बैक ही तो रिटर्न है, दोनों एक साथ कभी यूज नहीं होंगे। शोले फिल्म का डायलॉग सुना है ना आपने, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, नाम भी पूछ लिया और बसंती बोल भी दिया, तो फिर ये गलत है। रिटर्न और बैक का मतलब भी वही है, एक ही चीज आ सकती है। अब आप ऑप्शन देखो, आई विल रिटर्न बैक, गलत, क्वेश्चन ही वही है। आई विल रिटर्न, रिटर्न बैक, 2-3 सही हो सकते हैं, लेकिन अब या तो एक बैक ले लो या रिटर्न ले लो। अब आप फिर भी आंसर चेक करेंगे। आई विल रिटर्न्स, गलत, क्यों गलत, देखो विल या शैल के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म पे होता है, यहाँ क्या लिखा है रिटर्न्स, इसलिए गलत हो गया। आई विल रिटर्न टू और आई विल रिटर्न बैक, अच्छा रिटर्न बैक यहाँ लिखा हुआ है, 4th अपने आप गलत होता है, 3rd एक बार में सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म और बैक उसमें गायब है। आई थिंक ये बन गया होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। 11th क्वेश्चन। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसका करना क्या भाई साहब, पैसिव वॉइस, ओके। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेस गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। एक्टिव में दिया, पैसिव में बदलिए। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश, स्पीक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी 3rd फॉर्म में, ठीक है। और स्पीक जो है वो प्रेजेंट टेंस को दिखाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बदल जाएगा इज, एम या आर प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, इनमें से किसी एक में बदलेगा। तो अब ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन आए। मैं एक बार और देख लेता हूँ, सब हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन आए एक्टिव वॉइस में बदलना हो पैसिव वॉइस में, तो ये बदलेगा इज, एम, आर प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, ओके। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश वॉज, अब देखो बदलना तो एज एम आर में है, यहाँ आ गया वॉज, गलत,
वॉज गलत, यहाँ इज है, यहाँ वॉज है। अब आपके पास 3 ऑप्शन में तो वॉज लिखा, एक ऑप्शन में इज लिखा। आप एक बार में देख के आंसर टिक लगा दीजिए। एक्टिव पैसिव भी सेकंड्स में आंसर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस। ओके, टेंस तो मेरे बड़े फेवरेट है, मुझे टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले में बहुत मजा आता है। द लाइट डैश आउट वाइल आई डैश पाइप, मतलब जब मैं पाइप डैश कर रहा था तब लाइट चली गई, इसका मतलब सीधा सा यही है। तो पाइप सुधार रहा था, तो द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई। व्हेन आई वॉज फिक्सिंग द पाइप, जब मैं पाइप सुधार रहा था लाइट चली गई। एक बार में आंसर मिलता है फर्स्ट, बहुत सिंपल है। जब मैं घर जा रहा था तो मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम व्हेन आई वॉज गोइंग। जब मैं खाना खा रहा था तो वो आया, ही केम व्हेन आई वॉज ईटिंग फूड। इस तरीके का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे बना हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 20 क्वेश्चन है, थोड़ा और वेट करिए, 20 क्वेश्चन तक सीखते रहिए, आपके काम की चीज़ है, एग्जाम में काम आएंगे ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। ही डैश जॉगिंग द पार्क एवरी मॉर्निंग। ओके, एवरी मॉर्निंग की जब हम बात करते हैं मतलब हर रोज सुबह बात करता है आदत की, और जो आदत होती है वो होती है हैबिट, और जो हैबिट होती है वो होती है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट। किस में होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है, याद रख लीजिए। वेंट पास्ट इंडेफिनेट है, बी गोइंग कंटिन्यूस फॉर्म है, गो प्रेजेंट इंडेफिनेट, गोज प्रेजेंट इंडेफिनेट। मतलब 2 में से एक आंसर सही होगा। लेकिन अब सब्जेक्ट पे नजर मारिए, सब्जेक्ट क्या है? ही यानी सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, याद कर लो क्या रूल है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। एक बार और, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। एक बार और, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। और ही के साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है बताइए? वर्ब की 5th फॉर्म को सिंगुलर माना जाता है, वर्ब की 5th फॉर्म को सिंगुलर माना जाता है। इसलिए आंसर क्या हो गया? गोज, और आंसर हो गया सही। वेरी गुड, इजी है, दिमाग लगाते चलिए, आंसर फटाफट मिलते हैं, बस ट्रिक समझ में आनी चाहिए। आपको याद नहीं है इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है बार बार। 14th क्वेश्चन देखते हैं। ही सक्सीडेड यानी वो सफल हो गया। ही सक्सीडेड डैश इज परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क। परसेवरेंस मतलब होता है लगातार किसी काम को करना, रुकना नहीं, अथक मेहनत करना जब तक कि वो चीज़ अचीव ना हो जाए। परसेवरेंस इसे कहते हैं लगातार मेहनत करना, अपनी हठ धर्मता अपना लेना जब तक कि वो चीज़ अचीव ना हो जाए। उसके लगातार कठिन कार्य और परसेवरेंस के दम पर, उसके दम पर। अब बाय वर्च्यू ऑफ मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिया, क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश का फ्रेज पता होना चाहिए। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है अच्छे कर्मों से, अपनी मेहनत से। इन वर्च्यू ऑफ इंग्लिश का कोई फ्रेज नहीं है, विथ वर्च्यू ऑफ भी नहीं होता, ऑन वर्च्यू ऑफ भी नहीं होता। ये सब सीखना है। रोज सिर्फ 10 मिनट इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे क्वेश्चन यूं सॉल्व कर लोगे, दिमाग लगाना ही नहीं है। ये क्वेश्चन रोज जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इंग्लिश सुधर जाती है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मीनिंग नहीं भी पता होना तो भी आप पेपर पढ़ना शुरू करो। कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर मैं पेपर पढ़ता हूँ, इंग्लिश तो मुझे बनती नहीं है, मीनिंग समझ में आते नहीं है। भाई जैसे हम मार्केट में एड्रेस ढूंढना हो तो पहले मार्केट हम चले जाएं, 4 दिन मार्केट घूमो, एड्रेस अपने आप दिखने लगते हैं, लोकेशन अपने आप पता चल जाती है। तो पहले आप पेपर की दुनिया में एंटर कर जाओ, इंग्लिश पेपर की दुनिया में एंटर कर जाओ। कुछ मत करो, सिर्फ उसे यूं ही पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। धीरे धीरे वर्ड से पहचान हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, एक दिन उसका मीनिंग मिल जाएगा, एक दिन वो याद भी हो जाएगा। लेकिन रोज पढ़ना शुरू करो। मीनिंग नहीं आ रही कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। मैं बाद में लेक्चर दे दूंगा बहुत सारी बातें बताने के लिए आप लोगों को। 15th क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। माई यंगर सिस्टर यानी छोटी बहन इज वेरी डैश सोशेबल, बहुत सामाजिक है। शी डज नॉट एंजॉय मिक्सिंग विथ पीपल अननोन टू हर, वो उन लोगों के साथ बिल्कुल मिक्स होना मतलब घुलना मिलना पसंद नहीं करती जिनको वो नहीं जानती है, जो उसके लिए अनजान है। तो सोशिएबल नहीं है इसका मतलब तो ये होता है, तभी तो वो लोगों से घुलती मिलती नहीं है। तो सोशिएबल का उल्टा क्या अनसोशिएबल होता है? हाँ, अनसोशिएबल ही कहते हैं। सोशल अनसोशल, नॉन सोशल नहीं कहते, रूट वर्ड में प्रीफिक्स में नहीं आता। इन सोशल और डिस सोशल ये वर्ड नहीं होते। अनसोशल, इंग्लिश सुनते रहिए, मैंने कहा ना पेपर पढ़ते रहो, यूं बन जाएंगे। अनसोशल होता है डिस, इन और अन, ये सॉरी नॉन, ये वर्ड नहीं होते। सिंपल था, अनसोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1 सेकेंड।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस। मतलब इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब एडवर्ब के फॉर्म से दिया गया क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन दिए हैं, दो सेंटेंस दिए हैं, इन दोनों को बड़े प्यार मोहब्बत से जोड़ दो कि मीनिंग ना बिगड़े, दोनों सेंटेंस जुड़ जाएं, सीधी सी बात है। एग्जामिनेशन वॉज ओवर, एग्जामिनेशन ओवर हो गया, चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे खुश हो गए। तो इसका मीनिंग कैसे निकलेंगे? जब एग्जामिनेशन ओवर हो गया तो बच्चे खुश हो गए, या जैसे ही एग्जाम ओवर हुआ बच्चे वैसे ही खुश हो गए। अभी कुछ इस टाइप का मीनिंग लेना है। द एग्जामिनेशन बीइंग ओवर, हो रहे थे, ये तो है नहीं मीनिंग। एज द चिल्ड्रन वर हैप्पी बिकॉज, क्योंकि बच्चे, एज द चिल्ड्रन वर हैप्पी, क्योंकि बच्चे खुश थे इसलिए एग्जाम ओवर हो रहे थे। अरे नहीं भाई, एग्जाम ओवर हो रहे थे इसलिए बच्चे खुश थे, ये मीनिंग उल्टा कर गया। एज द एग्जामिनेशन वॉज ओवर चिल्ड्रन वर हैप्पी, और हैप्पी वर द चिल्ड्रन, ये तो पैसिव वॉइस बना रहा है अननेसेसरी में। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर इसलिए सही है क्योंकि पहले एग्जामिनेशन खत्म हुए फिर बच्चे खुश हुए, मीनिंग वाइज ये आंसर सही हो गया। वेरी गुड, गुड। आप लोग बड़े इंटेलिजेंट है, बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो यार, है ना? वेरी गुड, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। बनेगा बनेगा, पेपर बनेगा। पेपर जिस दिन आएगा देख के फटाफट सॉल्व कर लोगे, ऐसी मैं अच्छे से जानता हूँ, सिखा रहा हूँ। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, सही सही वर्ब लगाइए। अ गुड होटल डैश वन दैट, मतलब एक अच्छा होटल वो होता है डैश दैट प्रोवाइड बेस्ट सर्विस टू हिज गेस्ट। एक अच्छा होटल वो होता है जो अपने गेस्ट को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, ये उसने कहा। मतलब ये एक डेफिनेशन है अच्छे होटल की, और डेफिनेशन है या डिफाइंड फॉर्म है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अ गुड होटल एक ही होटल है, इज वन, गुड होटल इज वन दैट प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स मतलब जो, क्योंकि वो एक होटल के बारे में ना, और होटल क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर। अभी क्या कहा था, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और प्रोवाइड्स क्या है, होटल सिंगुलर प्रोवाइड सिंगुलर, इसलिए आंसर यहाँ पे हो गया प्रोवाइड्स। बड़ा सिंपल था, इसमें कुछ दम था ही नहीं क्वेश्चन में। यहाँ आर नहीं हो सकता था, हैज़ लगता तो थर्ड फॉर्म आती, वॉज लगता तो आईएनजी आता, ये तीनों ऑप्शन नहीं थे, फिट नहीं थे, एक बार में देख लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं नेक्स्ट। 18th क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, माई कार ब्रोक डाउन, यानी ब्रोक का मतलब टूट नहीं गई, माई कार ब्रोक डाउन मतलब खराब हो गई। माई कार ब्रोक डाउन सो आई डैश कंटिन्यू माई जर्नी, इसलिए मैंने जर्नी पूरी कर ली। अरे नहीं भाई, कार खराब हो गई तो जर्नी रुक गई होगी, मीनिंग को समझ लीजिए। माई कार ब्रोक डाउन सो आई वुड नॉट, ठीक है, वुड नॉट बी, ओके, बड़ी काम की बात देखो यहाँ पे लिखा है वुड नॉट बी। जब बी आता है ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और यहाँ कंटिन्यू लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये आंसर कभी नहीं होगा। कुड नॉट हो सकता है, हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म, हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म, ये आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना ट्रिक का काम है, आपने तुरंत दिमाग लगाओ। हैज, हैव, हैड थर्ड फॉर्म, बी थर्ड फॉर्म, तीनों में थर्ड फॉर्म आ सकती है, और कंटिन्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए वो गलत हो गया। कुड नॉट लिखा है इसलिए वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आने वाला था, सिंपल था। देखो ये सब पेपर तब बनते हैं जब आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज हो। अगर इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं और आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मेरी बात ऊपर से निकलेंगी। इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है और आप मेरी बात सुनोगे तो तुरंत बनने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्टेड टू बाय डैश पेयर ऑफ स्नीकर्स, मतलब जूतों, स्नीकर से काइंड ऑफ शूज होते हैं, तो जूतों की एक जोड़ी खरीदना चाहता है तो प वर्ड आया, एक जोड़ी लेना चाहता है तो वन को रिप्लेस करेगा ए या एन, लेकिन पा वर्ड है जो कि एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है, ए आता है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ए आता हो। एक ए इधर लिखा है, दा हटा दो, इधर ए लिखा है, मतलब पहला और चौथा में से ही आंसर आएगा, आप देख लेना। एट सुपरमार्केट, एट कोई सुपरमार्केट, ठीक है, ये मार्केट के बारे में डिफाइन कर रहा है। बट वॉज कन्फ्यूज व्हेन आई सॉ वेराइड पैटर्न्स, ओके, यहाँ क्या लिखा है देखो, पैटर्न्स, पैटर्न्स है प्लूरल, वेराइड है इसका मतलब एडजेक्टिव फॉर्म। प्लूरल के बाद पहले एडजेक्टिव आया तो यहाँ पे हमेशा दा आने की संभावना बनती, क्योंकि प्लूरल में आर्टिकल ए एन का यूज ही नहीं होता। यहाँ आंसर आएगा दा, ये कंफर्म फिक्स हो गया, मतलब यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा दा, ये बिल्कुल फिक्स है। अब देखो ए और दा यहाँ भी है, ए और दा, अब खेल होता है यहाँ एन और यहाँ दा के बारे में। मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, काफ़ी सारा लिख दिया मैंने उसमें ताकि आपको अच्छी समझ में आए।
आई वॉन्टेड टू बाय अ पेयर ऑफ स्नीकर एट अ मार्केट, एक मार्केट की बात नहीं हो रही है। और देखो मेरे पास ऑप्शन थे 1 और 4, यहाँ क्या लिखा है सुपर मार्केट, क्या लिखा है सुपर, यानी सा का उच्चारण, सा का उच्चारण क्या है कॉन्सोनेंट का उच्चारण, कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है ए, वॉवेल के पहले क्या आता है एन, और सुपर मार्केट क्या है ए वाला वर्ड है या दा वाला वर्ड है, यहाँ क्या लिखा है एन, इसलिए आंसर अपने आप गलत हो गया, फोर्थ आंसर क्लियर हो गया। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बॉल आए शॉट मार दो 6, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। माई फ्रेंड, मेरा जो दोस्त था, माई फ्रेंड फाउंड डैश 1 रुपी नोट, मेरे दोस्त को ना 1 रुपये का नोट मिला। कितने रुपए का मिला 1 रुपये का। एक को हम रिप्लेस करते हैं ए या एन या 1, तीन में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये व लिखा है ONE1 यानी व का उच्चारण। वा मतलब वा क्या हुआ कॉन्सोनेंट हुआ, कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है ए आता है, वॉवेल के पहले क्या आता है एन आता है, इसलिए यहाँ पे ए वाला आंसर सही होगा। ए इधर लिखा है, इधर एन लिखा है, इधर दा लिखा है, इधर ए लिखा है, ये 2 सही और 2 गलत, ठीक है। 1 रुपी नोट ही डिसाइडेड टू गिव इट टू बैगर, क्या है ब, बैगर, बा क्या है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले ए, यहाँ क्या लिखा है एन, यहाँ क्या लिखा है ए, आंसर क्या होगा 4th, इसलिए आंसर क्या हो गया 4th। आई थिंक आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया है, और अच्छा लगा हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक और कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। मुझे ज़्यादा लाइक से मतलब नहीं है, हाँ चैनल ग्रो हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरे पास हज़ारों बच्चे जुड़ जाएं, तो इस बात के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप ज़रूर सफल होंगे, और आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से रेगुलर अपडेट्स के लिए। चलिए बाय बाय।